नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, यूपी लेखपाल की तैयारी आपकी निरंतर जारी है और उसी श्रृंखला में हम आज एक और सेशन लेकर आए हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था। 200 बहुत ही बेहतरीन नोट्स आपको मिलने वाले हैं जो आपकी तैयारी में बहुत अच्छा योगदान करने वाले हैं। क्लास में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप हमारे साथ तो आपको यकीन आएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और रही बात पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर आप मैसेज करके पीडीएफ से रिलेटेड पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही कम कीमत पर आपको पीडीएफ ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, जहां पर ऑलरेडी आपको 80 पीडीएफ दी जा चुकी हैं और बहुत सारी पीडीएफ आपको रिवीजन के लिए धीरे धीरे दी जाएंगी। तो आज हम ये सेशन शुरू करते हैं। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है भारत में आर्थिक नियोजन, नीति आयोग की भूमिका, सतत विकास लक्ष्य, सरकारी बजट के घटक, की वित्तीय प्रणाली, कृषि का विकास, स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार, वैश्वीकरण और उदारीकरण, औद्योगिक नीति, उद्योग का विकास, व्यापार और वाणिज्य, अवसंरचना क्षेत्र। ये 12 टॉपिक आपके सिलेबस में है। इन सभी को आज हम कवर करने वाले हैं बेहतरीन 200 नोट्स में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भारत में आर्थिक नियोजन की, यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। आर्थिक नियोजन की शुरुआत भारत में संसाधनों के कुशल उपयोग और दीर्घकालिक विकास के लिए 1950 में आर्थिक नियोजन से हुई। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर एक गैर संवैधानिक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल निकाय के रूप में योजना आयोग की स्थापना की गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 यह हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी और इसका मुख्य उद्देश्य कृषि विकास और खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारी उद्योगों की स्थापना और तीव्र औद्योगिकीकरण था। गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 तक थी, के दौरान गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया और आत्मनिर्भरता को प्रमुख लक्ष्य बनाया गया। यह इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछी गई है। पांचवी पंचवर्षीय योजना रोलिंग प्लान की अगर बात करें तो 1978 में जनता पार्टी सरकार ने पांचवी योजना को समय से पहले समाप्त कर अनवरत योजना 1978 से 80 लागू की, जिसे अर्थशास्त्री गुन्नार मेडल ने प्रतिपादित किया था। आठवीं पंचवर्षीय योजना की अगर बात की जाए 1992 से 97 तक, भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद शुरू हुई। इस योजना में मानव संसाधन विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। आठवीं योजना की उपलब्धि उदारीकरण के सकारात्मक प्रभावों के कारण इस योजना ने 5.6 के लक्ष्य के मुकाबले 6.8% की उच्च वार्षिक विकास दर हासिल की। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 इस योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास था। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 इसने केवल आर्थिक विकास पर निर्भर न रहकर निरीक्षण योग्य लक्ष्यों जैसे साक्षरता दर और शिशु मृत्यु दर पर सुधार को भी शामिल किया। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 सी रंगराजन द्वारा तैयार इस योजना का मुख्य लक्ष्य तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास था। 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो यह 2012 से 17 तक प्रस्तावित थी। यह भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी जिसका लक्ष्य तीव्रतर, धारणीय और अधिक समावेशी विकास था। फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। नियोजन के मुख्य उद्देश्य क्या थे? राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो, उच्च रोजगार सृजन हो, आत्मनिर्भरता हो और आय तथा धन की असमानताओं को कम करना भारतीय नियोजन के मूल उद्देश्य रहे हैं। राज्य की बदलती भूमिका 1990 के दशक के बाद की योजनाओं में राज्य को यानी कि सरकार को एक नियंत्रक से हटाकर सुविधा प्रदाता की भूमिका में रखा गया। क्या जब लाइसेंस प्रदान करना और जगह जगह पर रोक लगाना, तो क्या होता है, सरकार एक कंट्रोलर बन जाती है। तुम 5 लाख तक का बिजनेस कर सकते हो, तुम 10 लाख तक का बिजनेस कर सकते हो, 100 करोड़ से ज्यादा कंपनी नहीं बना सकते हो। ये सब क्या थे? ये कंट्रोल कर रहे थे बिजनेस एक्सपेंड होने से। इसको रोक कर एक सुविधा प्रदाता, हाँ यहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है, ये सुविधा दी जा रही है। आपको अपने उद्योग स्थापित करने के लिए फंड की कमी पड़ रही है, सरकार आपको ऋण देगी। आपको जमीन नहीं मिल रही है, सरकार इकोनॉमिक जोन बना के आपको जमीन प्रदान करेगी और आपके लिए काम करेगी। तो सरकार एक सुविधा प्रदाता बन गई 1990 के दशक के बाद। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी अगस्त 1952 में स्थापित इस परिषद का मुख्य कार्य पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी देना था, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते थे। योजना आयोग की समाप्ति बदलती वैश्विक
अर्थव्यवस्था के साथ तालमेल बिठाने में असमर्थ होने के कारण 2014 में सरकार ने योजना आयोग को समाप्त कर दिया। अब हम बात करते हैं नीति आयोग की भूमिका की। रोल ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना देख लेते हैं। योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का गठन किया गया। संगठनात्मक संरचना की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष की नियुक्ति। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। वर्तमान में यह पद श्री सुमन बेरी संभाल रहे हैं। सहकारी संघवाद की अगर बात की जाए तो नीति आयोग का मुख्य दर्शन राज्यों को राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं में समान भागीदारी बनाकर मजबूत राज्य और सशक्त राष्ट्र का निर्माण करना है। तो सहकारी संघवाद नीति आयोग का प्रथम लक्ष्य है कि नीति आयोग का मुख्य दर्शन है राज्यों को राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं में समान भागीदार बनाकर मजबूत राज्य और सशक्त राष्ट्र का निर्माण करना है। थिंक टैंक। यह भारत सरकार के सर्वोच्च नीति थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है जो दीर्घकालिक और रणनीतिक नीतियां तैयार करता है। बॉटम अप दृष्टिकोण। योजना आयोग के केंद्रीयकृत टॉप डाउन मॉडल के विपरीत नीति आयोग ग्राम स्तर पर योजनाएं बनाकर उन्हें उच्च स्तर पर एकीकृत करता है। टीम इंडिया हब। यह नीति आयोग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो केंद्र सरकार के साथ भारतीय राज्यों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करता है। नॉलेज एंड इनोवेशन हब। यह हब संस्था की थिंक टैंक क्षमताओं और अनुसंधान का निर्माण करता है। भारत की समस्या क्या है? भारत की समस्या पैसा नहीं है, भारत की समस्या संसाधन नहीं है, भारत की समस्या टेक्नोलॉजी नहीं है। भारत की सरकारों की समस्या यहां पर चुनाव जीतना है। ठीक है, चुनाव जीतने के लिए उन्हें जाति फैलानी पड़ेगी, उन्हें धर्म फैलाना पड़ेगा, उन्हें और भी बहुत सारी चीजें फैलानी पड़ेंगी। तो इन सब के लिए उनको धन खर्च करना पड़ेगा। जो धन जहां पर उनको खर्च करना चाहिए वहां पर कभी कर ही नहीं पाएंगे, है ना। आप सोच के देखिए, मैं किसी जातिगत भेदभाव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बस बात कर रहा हूं एक कि सरकार कैसे आगे बढ़ सकती है और सरकार को कैसे रोका जाता है। वोट बैंक की पॉलिटिक्स इंडिया में बहुत ज्यादा बड़ी है और इसके लिए सारी सरकारें काम करती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और सारी चीजें बहुत पीछे रह जाती हैं जब चुनाव जीतने की बात आती है। हर चीज जाति देखकर, हर चीज धर्म देखकर, हर चीज भावनाओं में बहकर की जाती हैं, जिससे क्या होता है जो हमारे देश का विकास है वो बहुत पीछे रह जाता है और भ्रष्टाचार बहुत आगे निकल जाता है। प्रतिस्पर्धी संघवाद। राज्यों के बीच सुशासन और निवेश को आकर्षित करने के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने की कार्य नीति आयोग करता है। वित्तीय शक्तियां। योजना आयोग के विपरीत नीति आयोग को मंत्रालय या राज्य सरकारों को वित्तीय संसाधन आवंटित करने का कोई अधिकार नहीं है। योजना आयोग के पास ये होता था। सतत विकास सूचकांक एसडीजी इंडेक्स। नीति आयोग राज्यों के प्रदर्शन को मापने और उन्हें सुधारने करने के लिए एक एसडीजी इंडिया इंडेक्स जारी करता है। निगरानी और मूल्यांकन। नीति आयोग डीएमईओ विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय के माध्यम से सरकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की सक्रिय निगरानी करता है। अटल इनोवेशन मिशन। देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए यह नीति आयोग की एक प्रमुख पहल है। राष्ट्रीय सुरक्षा का समावेश। नीति आयोग यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक रणनीति और नीतियों में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। समावेशी विकास की अगर बात की जाए तो संस्था समाज के उन वंचित वर्गों पर विशेष ध्यान देती है जिन्हें आर्थिक प्रगति से पर्याप्त लाभ न मिलने का जोखिम होता है। देखिए, आज के समय में आर्थिक प्रगति बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी समाज हो, किसी भी जाति का हो, अगर आर्थिक प्रगति नहीं कर पा रहा है तो वो पीछे रह जाएगा। उसका सामाजिक रूप से बहिष्कार होगा, वो सामाजिक रूप से हर जगह बेइज्जती फील करेगा अगर वो आर्थिक रूप से सशक्त नहीं हो रहा है। सरकार उसकी नहीं सुनेगी, अधिकारी उसके नहीं सुनेंगे, नेता उसकी नहीं सुनेंगे, यहां तक कि उसके परिवार के सदस्य उसकी नहीं सुनेंगे अगर वो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं। शासन में नवाचार। सरकारी तंत्र में आधुनिक तकनीकी उन्नयन और दक्षता निर्माण को गति देने में नीति आयोग की भूमिका सर्वोपरि है। ये तो नीति आयोग का ये पूरा सेशन आपने देखा। नीति आयोग किस प्रकार काम करता है, क्या इसका उद्देश्य है, क्या इसके लक्ष्य हैं और योजना आयोग से ये किस प्रकार भिन्न है, ये सारी चीजें आपने देख ली। अब हम बात करेंगे सतत विकास लक्ष्य, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसडीजी की अवधारणा संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा 2015 में अपनाए गए 17 सतत विकास लक्ष्यों का उद्देश्य 2030 तक गरीबी समाप्त करना, असमानता घटाना और ग्रह की रक्षा करना है। ग्रह यानी कि पृथ्वी की रक्षा करना है।
नोडल एजेंसी की अगर बात की जाए तो भारत में एसडीजी के सफल कार्यान्वयन, निगरानी और प्रगति रिपोर्टिंग के लिए नीति आयोग को राष्ट्रीय नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। स्थानीयकरण, लोकलाइजेशन, भारत सरकार एसडीजी को धरातल पर उतारने के लिए स्थानीयकरण मॉडल पर काम कर रही है, जिसमें राज्यों और ग्राम पंचायतों की भागीदारी अनिवार्य है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स, नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 17 लक्ष्यों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष सूचकांक, क्षेत्रीय विकासात्मक असमानताओं को दूर करने के लिए नीति आयोग ने यूएनडीपी के साथ मिलकर एसडीजी डिस्ट्रिक्ट लेवल इंडेक्स लॉन्च किया है। विकसित भारत 2047, भारत की सतत विकास प्रतिबद्धता वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के दृष्टिकोण से गहराई से जुड़ी हुई है। वर्तमान जो नीतियां हैं और जो परिपेक्ष है, जो वातावरण है समाज का, सरकार का, नेताओं का, उसमें मुझे कहीं नहीं लगता कि 2047 तक विकसित राष्ट्र भारत बन पाएगा। लेकिन अगर इनमें परिवर्तन होता है, और मुझे उम्मीद है कि परिवर्तन होगा, जब सरकारें ये वोट पॉलिटिक्स से बाहर आएंगी तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो सकता है और समाज को भी बाहर आना पड़ेगा कि वोट बैंक ना बने। जब समाज वोट बैंक से बाहर आ जाएगा, देश बहुत आगे बढ़ जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अत्यधिक गरीबी में कमी, सरकारी और यूएन रिपोर्टों के अनुसार भारत ने लाखों लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकालने में उल्लेखनीय प्रगति की है। देखिए, गरीबी से निकालना और भुखमरी से बचाना दो अलग चीजें हैं। भारत में गरीबी है, लेकिन भुखमरी से काफी लोगों को बचा लिया गया है। उसका एक मुख्य कारण है, एक तो सरकार ने मुफ्त राशन दिया है ना, वो बहुत ही हेल्पफुल है। गांव में आप जाएंगे, लोगों को बहुत आसानी से इज्जत से जीने का मौका मिल गया है, वो मुफ्त राशन की वजह से गरीबों के घर में, है ना, कि उनको एक प्रति यूनिट आपको 5 किलो अनाज मिल रहा है, तो उतना आपको चिंता नहीं है कि घर में आज रोटी बनेगी कि नहीं, उतना तो पहुंच जा रहा है कि कुछ ना कुछ तो बन जाएगा। ये सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। ये गरीबी को कमी की ओर ले जाने के लिए बहुत अच्छी योजना है। योजनाओं का संरेखण, पोषण अभियान एसडीजी 2, आयुष्मान भारत एसडीजी 3 और स्वच्छ भारत मिशन एसडीजी 6 जैसी सरकारी योजनाएं सीधे सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करती हैं। खाद्य सुरक्षा की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए शून्य भुखमरी के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में भारत का सबसे मजबूत संस्थागत कदम है। देखिए, मैं सारे 17 एसडीजी लक्ष्यों के बारे में आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, तो उसकी चिंता मत करिएगा। आपको मैं पूरा एक डिटेल्ड एसडीजी लक्ष्य के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, प्रधानमंत्री जनधन योजना पीएमजेडीवाई के माध्यम से भारत में एसडीजी 1 यानी कि गरीबी खत्म करना और एसडीजी 10 यानी कि असमानता में कमी की दिशा में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। तो सबके पास एक खाता हो, प्रधानमंत्री जनधन योजना बहुत अच्छी थी कि हर किसी के पास एक खाता हो। जिन्होंने खुलवाया उनको बाद में फायदा भी हुआ। वैश्विक संकट, ग्लोबल क्राइसिस, यूएन की 2025 रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर केवल 35% एसडीजी लक्ष्य ही 2030 तक हासिल होने की राह पर है। जलवायु कार्रवाई, एसडीजी 13 के तहत भारत पेरिस समझौते के लक्ष्यों के अनुरूप कार्बन उत्सर्जन को कम करने और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का विस्तार कर रहा है। लिंग असमानता, महिला सशक्तिकरण और संसद स्थानीय निकायों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना एसडीजी 5 के प्रमुख घटक हैं, जिस पर भारत फोकस कर रहा है। यानी कि लिंग जो समानता है उसको बढ़ावा दिया जाए, एसडीजी 5 का ये लक्ष्य है। प्रमुख ट्रांजिशन क्षेत्र, खाद्य प्रणाली, ऊर्जा संक्रमण, डिजिटल कनेक्टिविटी, शिक्षा, रोजगार और जैव विविधता एसडीजी के प्रमुख ट्रांजिशन क्षेत्र हैं। डेटा संचालित शासन, एसडीजी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए साक्ष्य आधारित नीति निर्माण हेतु राष्ट्रीय संकेतक ढांचा का उपयोग किया जाता है। सहकारी प्रयास, कोई भी पीछे ना छूटे के सिद्धांत पर आधारित एसडीजी की सफलता केवल सरकार नहीं बल्कि नागरिक समाज और निजी क्षेत्र के सहयोग पर निर्भर है। अब हम बात करेंगे सरकारी बजट के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। बजट की प्रक्रिया क्या होती है? भारत में सरकारी बजटिंग के 4 चरण होते हैं। पहला होता है तैयारी, फॉर्मुलेशन, फिर होती है विधायी मंजूरी, तीसरा होता है निष्पादन और चौथा होता है विधायी समीक्षा। बजट के मुख्य भाग की बात करें तो आर्थिक दृष्टिकोण से सरकारी बजट के मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं, एक राजस्व बजट और दूसरा होता है पूंजीगत बजट। राजस्व प्राप्तियां कौन होती हैं? सरकार की वे आय जो ना तो कोई देयता है यानी कि लायबिलिटी उत्पन्न करती हैं और ना ही संपत्ति कम करती हैं, जैसे कर और जुर्माना। तो ये क्या है? राजस्व प्राप्तियां हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, आयकर और निगम कर प्रत्यक्ष कर हैं, डायरेक्ट टैक्स हैं, जबकि वस्तु एवं सेवा कर
जीएसटी और सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, जीएसटी और सीमा शुल्क ये क्या है? अप्रत्यक्ष कर है, जबकि आयकर और निगम कर प्रत्यक्ष कर है। पूंजीगत प्राप्तियां वे विधियां जो सरकार के लिए देयता पैदा करती हैं, जैसे ऋण, उधारी या सरकारी संपत्ति को घटाती हैं, जैसे विनिवेश। डिसइन्वेस्टमेंट, जैसे एलआईसी का कुछ एक शेयर बेच दिया, एक हिस्सा बेच दिया सरकार ने, तो क्या हुआ? ये डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, विनिवेश हो गया। राजस्व व्यय सरकारी विभागों के दैनिक कामकाज, कर्मचारियों का वेतन, सब्सिडी और पुराने ऋणों पर ब्याज भुगतान राजस्व व्यय का हिस्सा है। ब्याज भुगतान का भारी बोझ 2026-27 के बजट के अनुमानों के अनुसार सरकार के कुल व्यय का लगभग 26% और कुल राजस्व प्राप्तियों का 40% हिस्सा केवल पुराने कर्ज के ब्याज भुगतान पर खर्च होता है। पूंजीगत व्यय की अगर बात की जाए तो वह उत्पादक व्यय जिससे सड़कों, स्कूलों जैसी भौतिक संपत्तियों का निर्माण होता है या जिससे देनदारियां कम होती हैं। राजस्व घाटा की अगर बात की जाए तो जब सरकार का राजस्व व्यय उसकी राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है तो राजस्व घाटा होता है। 2025-26 और 2026-27 के लिए जीडीपी का 1.5% लक्ष्य रखा गया है। राजकोषीय घाटा यह सरकार की कुल उधारी की वास्तविक आवश्यकता को दर्शाता है। 2026-27 के लिए इसका लक्ष्य जीडीपी का 4.3% तय किया गया है। सरकार ऋण लक्ष्य डेब्ट टारगेट केंद्र सरकार का दीर्घकालिक लक्ष्य मार्च 2031 तक अपनी कुल बकाया देनदारियों को जीडीपी के 50% तक कम करना है। विनियोग विधेयक भारत की संचित निधि से कोई भी धन निकालने के लिए संसद में इस विधेयक का पारित होना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है। ठीक है, भारत की जो संचित निधि होती है वो कौन से अनुच्छेद में होती है, कमेंट करके बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। चलिए मैं ही बता देता हूं, अनुच्छेद 266(1). ठीक है, भारत की संचित निधि। पूंजीगत व्यय में अभूतपूर्व वृद्धि बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2025-26 के बजट में पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 11.21 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। प्रभावी पूंजीगत व्यय 15.48 लाख करोड़ है। टैक्स हॉलिडे नवीनतम बजट प्रावधानों में भारत में डेटा सेंटर के माध्यम से क्लाउड सेवाएं देने वाली विदेशी कंपनियों को 2047 तक टैक्स हॉलिडे प्रदान किया गया है। प्रतिभूति लेन देन कर पूंजी बाजार में सट्टेबाजी को नियंत्रित करने के लिए शेयरों पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की दरों में वृद्धि की गई है। एफआरबीएम अधिनियम राजकोषीय घाटे और राजस्व घाटे को एक निर्धारित सीमा में रखने के लिए भारत में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम लागू है। अब हम बात करेंगे भारत की वित्तीय प्रणाली की, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। तो भारतीय रिजर्व बैंक से शुरू होती है। यह भारत का केंद्रीय बैंक है जो बृहद आर्थिक स्थिरता, मौद्रिक नीति और बैंकिंग क्षेत्र का नियमन करता है। मौद्रिक नीति आरबीआई रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जैसे उपकरणों का उपयोग करके अर्थव्यवस्था में तरलता और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है। विदेशी मुद्रा भंडार आरबीआई भारत के 676 बिलियन डॉलर से अधिक के विशाल विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करता है, जो रुपए की विनिमय दर को स्थिर रखता है। रेपो रेट का संचरण मौद्रिक नीति ढांचे का मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना कि रेपो दर में परिवर्तन में बैंकिंग प्रणाली की ब्याज दरों में त्वरित और प्रभावी बदलाव हो। बैंकिंग क्षेत्र की निगरानी आरबीआई सभी वाणिज्यिक बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड बनाकर उनकी वित्तीय स्थिति की निगरानी करता है। सेबी की भूमिका भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी भारतीय पूंजी बाजार का सर्वोच्च विनियामक जो निवेशक सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। लोडर विनियम 2015 सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स के माध्यम से शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सख्त नियम तय करता है। स्वतंत्र निदेशक सेबी नियमों के अनुसार किसी भी सूचीबद्ध कंपनी के बोर्ड में कम से कम 50% गैर कार्यकारी निदेशक होने चाहिए ताकि निर्णयों में निष्पक्षता बनी रहे। ऑडिट समिति सेबी ने अनिवार्य किया है कि कंपनियों की ऑडिट समिति में न्यूनतम 3 निदेशक हों, जिनमें से 2/3 स्वतंत्र निदेशक और वित्तीय रूप से साक्षर होने चाहिए। बैंकिंग सुधार की अगर बात की जाए तो 1990 के दशक में नरसिम्हन समिति की सिफारिशों के बाद निजी क्षेत्र के बैंकों को लाइसेंस दिए गए, जिससे बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और नवाचार बढ़ा। सारफसी अधिनियम 2002 बैंकों के फंसे हुए कर्ज एनपीए की तेजी से वसूली के लिए यह अधिनियम लागू किया गया, जिसने ऋण वसूली न्यायाधिकरणों को मजबूत किया। चल निधि समायोजन सुविधा एलएएफ
यह आरबीआई का एक उपकरण है जो बैंकों को रेपो के माध्यम से धन उधार लेने या रिवर्स रेपो के माध्यम से आरबीआई के पास अतिरिक्त धन जमा करने की अनुमति देता है। केंद्रीय इंफॉर्मेशन ब्यूरो सिबिल छोटे कर्जदारों के लेन देन की लागत को कम करने और देश में मजबूत ऋण संस्कृति क्रेडिट कल्चर विकसित करने के लिए 2005 में इसे कानूनी दर्जा दिया गया। ई IRDAI इरडाई भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण भारत में बीमा कंपनियों के पंजीकरण और पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा के लिए जिम्मेदार है। पूंजी जुटाने के नए साधन भारत का बुनियादी ढांचा वित्त पोषण अब केवल बैंक ऋण तक सीमित नहीं है, बल्कि INVITs इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और REITs यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को तेजी से विस्तार हो रहा है। वित्तीय समावेशन क्या होता है? जनधन योजना, रुपे कार्ड और यूपीआई जैसी डिजिटल भुगतान प्रणालियों ने भारतीय वित्तीय प्रणाली के बुनियादी ढांचे में एक क्रांतिकारी बदलाव ला दिया है, यानी कि सभी को जोड़ रहे हैं और वित्तीय जो सुविधाएं हैं उनको बहुत आसान बना रहे हैं। अब बात करते हैं कृषि के विकास की, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। स्वतंत्रता पूर्व की स्थिति 1947 में भारत की कृषि अत्यंत पिछड़ी हुई थी और 1943 के बंगाल के अकाल ने खाद्य सुरक्षा की नाजुक स्थिति को उजागर कर दिया था। पीएल 480 कार्यक्रम 1960 के दशक के भीषण सूखे के कारण भारत को अपनी बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए अमेरिका के पीएल 480 समझौते के तहत भारी मात्रा में गेहूं आयात करना पड़ा था। हरित क्रांति 1960 के दशक के अंत में कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग और भारत में डॉक्टर MS स्वामीनाथन के प्रयासों से हरित क्रांति ऐतिहासिक आरंभ हुआ। हरित क्रांति के मुख्य घटक कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उच्च उपज वाली किस्मों, HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और उन्नत सिंचाई का एक मुफ्त उपयोग किया गया। आत्मनिर्भरता हरित क्रांति ने मुख्य रूप से गेहूं और चावल के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि की, जिससे भारत खाद्यान्न आयातक से एक आत्मनिर्भर देश बन गया। ग्रामीण आय और रोजगार नई कृषि प्रौद्योगिकियों के कारण कृषि उत्पादकता बढ़ी, जिससे किसानों के मुनाफे में वृद्धि हुई और ट्रैक्टर निर्माण जैसे सहायक उद्योगों का विकास हुआ। क्षेत्रीय असमानता हरित क्रांति का सर्वाधिक आर्थिक लाभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े किसानों को मिला, जबकि देश के अन्य हिस्से और छोटे किसान पिछड़ गए। संरचनात्मक परिवर्तन कृषि उत्पादकता में वृद्धि के प्रत्यक्ष प्रभाव से ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल, चिकित्सा केंद्र, उच्च गुणवत्ता वाली सड़कों और कृषि मजदूरी में सकारात्मक वृद्धि देखी गई। पारिस्थितिकी प्रभाव रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग और भूजल के अंधाधुंध दोहन के कारण मृदा क्षरण हुआ और प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है? किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने और उन्हें बाजार मूल्य उतार चढ़ाव से बचाने के लिए सरकार द्वारा MSP घोषित की जाती है। CSCP की भूमिका कृषि लागत और मूल्य आयोग भारत सरकार को 22 अनिवार्य कृषि फसलों के लिए MSP लागू करने की सिफारिश करता है। PM किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों की खेती की लागत में मदद के लिए प्रति वर्ष 6,000 की प्रत्यक्ष आय सहायता दी जाती है। ये 2-2 हजार की किस्तों में दी जाती है 3 बार। PM किसान संपदा योजना इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादों की बर्बादी को कम करना और खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग आपूर्ति की श्रृंखला का आधुनिकीकरण करना है। वायर शेड विकास परियोजनाएं बजट 2025 में सरकार ने उच्च प्रदर्शन करने वाले 10 राज्यों में वर्षा सिंचित क्षेत्रों के विकास के लिए 700 करोड़ रुपए के बजट के साथ 56 वाटर शेड परियोजनाओं को मंजूरी दी है। कृषि मशीनीकरण ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और थ्रेसर जैसी भारी मशीनों के उपयोग ने पारंपरिक बैल आधारित कृषि प्रौद्योगिकी को काफी हद तक प्रतिस्थापित कर दिया है। कृषि का विविधीकरण किसानों की आय दोगुनी करने के लिए अब केवल पारंपरिक खाद्यान्नों पर निर्भर रहने की बजाय बागवानी, पशुपालन और मत्स्य पालन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड ग्रामीण किसानों को साहूकारों के चंगुल से बचाने और आसान संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने के लिए KCC योजना का बड़े पैमाने पर विस्तार किया गया है। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार की। भूमि सुधार की पृष्ठभूमि ब्रिटिश शासन के दौरान जमीन का मालिकाना हक सीधे किसानों के पास न होकर जमींदारों के पास था, जिसके कारण किसानों का भारी आर्थिक और सामाजिक शोषण होता था। कुमारप्पा समिति स्वतंत्रता के तुरंत बाद कृषि और भूमि सुधार उपायों की व्यापक रूपरेखा तैयार करने के लिए JC कुमारप्पा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था।
सुधारों के चार मुख्य स्तंभ थे। भारत में भूमि सुधार के चार मुख्य घटक थे। मध्यस्थों का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार, जोतों की अधिकतम सीमा तय करना और जोतों की चकबंदी करना। जमींदारी उन्मूलन, यह सबसे पहला और सबसे प्रभावी कदम था जिसने राज्य सरकार और वास्तविक खेती करने वाले किसान के बीच सीधा कानूनी संबंध स्थापित किया। जमींदारी उन्मूलन का प्रभाव, इस ऐतिहासिक कदम के परिणाम स्वरूप देश भर में लगभग 2 करोड़ काश्तकारों को उस भूमि का मालिकाना हक मिला जिस पर वे पीढ़ियों से खेती कर रहे थे। काश्तकारी सुधार, इसका उद्देश्य उन किसानों को पट्टे की सुरक्षा प्रदान करना है, उचित लागत लगान तय करना और अनुचित बेदखली से बचाना जो दूसरों की जमीन जोतते थे। ऑपरेशन बरगा, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा चलाया गया यह एक ऐतिहासिक अभियान था जिसमें बटाईदारों के अधिकारों को कानूनी रूप से सुरक्षित किया और कृषि उत्पादकता बढ़ाई। सीलिंग कानून, लैंड सीलिंग एक्ट, इसका उद्देश्य कुछ ही अमीर हाथों में कृषि भूमि के संकेंद्रण को रोकना था। यह कानून व्यक्ति के बजाय पारिवारिक जोत पर लागू किया गया था। सीलिंग कानून में छूट, भारत में भूमि सुधारों के तहत सीलिंग कानून के अंतर्गत अधिकतम सीमा से अधिक जमीन रखने की अनुमति कुछ विशेष छूटों के साथ दी जाती है। इन प्रमुख छूटों में चाय, कॉफी, रबर के बागान, सरकारी या वैज्ञानिक संस्थान, धार्मिक परोपकारी ट्रस्ट, सहकारी कृषि समितियां और कुछ औद्योगिक प्रतिष्ठान शामिल हैं जो कृषि उत्पादकता या विकास के लिए आवश्यक हैं। बेनामी लेन देन, भूमि की सीलिंग सीमा से बचने के लिए जमींदारों ने अपने रिश्तेदारों और नौकरों के नाम जमीन कर दी जिससे सीलिंग कानून की प्रभावशीलता बहुत कम हो गई। जोतों की चकबंदी, बिखरे हुए छोटे खेतों को अदला बदली करके एक जगह इकट्ठा करने की प्रक्रिया चकबंदी कहलाती है जिससे खेती में मशीनों का उपयोग आसान होता है। चकबंदी की सफलता, पंजाब और हरियाणा राज्यों में भूमि की चकबंदी में सबसे बड़ी सफलता हासिल की जिसने इन राज्यों में हरित क्रांति की अपार सफलता का मार्ग प्रशस्त किया। भूदान आंदोलन, संत विनोबा भावे द्वारा 1951 में शुरू किया गया। यह एक स्वैच्छिक आंदोलन था जिसमें बड़ी जमींदारों से अपनी अतिरिक्त भूमि को भूमिहीनों को दान करने की अपील की गई थी। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, भूमि सुधारों का मुख्य सामाजिक उद्देश्य ग्रामीण सामंतवाद को खत्म कर निचली जातियों और अनुसूचित जाति जनजाति को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना था। राजनीतिक सशक्तिकरण, भूमि का मालिकाना हक मिलने से पूर्व काश्तकार मतदाता के रूप में अधिक जागरूक हुए और ग्रामीण राजनीति में उनका राजनीतिक हस्तक्षेप और वर्चस्व बढ़ा। उत्तर प्रदेश जमींदार विनाश अधिनियम 1950, उत्तर प्रदेश में जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने और भूमि व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए यह अधिनियम एक मील का पत्थर साबित हुआ। डिजिटल इंडिया लैंड्स रिकॉर्ड्स, वर्तमान समय में भूमि विवादों को सुलझाने और पारदर्शिता लाने के लिए सरकार डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत भूमि रिकॉर्ड्स का डिजिटलीकरण कर रही है। अब हम बात करेंगे वैश्वीकरण उदारीकरण के प्रभाव के। ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, 1991 का आर्थिक संकट, बढ़ते राजकोषीय घाटे और भारी विदेश कर्ज के कारण 1991 में भारत को भुगतान संतुलन में के गंभीर संकट का सामना करना पड़ा। एलपीजी सुधारों की शुरुआत, इस संकट से उबरने के लिए 1991 में तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की आर्थिक नीति लागू की। एलपीजी रिफॉर्म्स, उदारीकरण की अगर बात की जाए, लिबरलाइजेशन की बात की जाए तो इसका अर्थ है अर्थव्यवस्था को कठोर सरकारी नियंत्रण, लाइसेंस राज और अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्त कर उसे बाजार उन्मुख बनाना। विदेशी निवेश के लिए द्वार खोलना, 1991 के सुधारों के बाद भारत ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और उच्च प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए स्वचालित मंजूरी प्रदान की। विश्व व्यापार संगठन WTO, वैश्वीकरण की दिशा में एक मजबूत कदम बढ़ाते हुए भारत 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन का संस्थापक सदस्य बन गया जिससे वह वैश्विक व्यापार नियमों से जुड़ गया। आयात शुल्कों में कटौती, वैश्वीकरण के तहत भारत ने आयात शुल्कों में भारी कटौती की ताकि विदेशी सामान और आधुनिक तकनीकी भारतीय बाजारों में आसानी से आ सके। निजीकरण, लगातार घाटे में चल रहे सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबंधन को निजी हाथों में सौंपना या उनमें सरकारी हिस्सेदारी कम करना निजीकरण कहलाया। सेवा क्षेत्र में उछाल, वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप भारत का सेवा क्षेत्र विशेषकर आईटी, सॉफ्टवेयर और बीपीओ दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक बन गया। विदेशी मुद्रा भंडार में ऐतिहासिक वृद्धि, 1991 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मात्र $1 बिलियन रह गया था
जो उदारीकरण की सफल नीतियों के कारण 2025 तक $676 बिलियन को पार कर गया है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, वैश्वीकरण के कारण कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में अपनी उत्पादन इकाइयां स्थापित की, जिससे रोजगार के नए अवसर और उन्नत तकनीकी विशेषज्ञता प्राप्त हुई। बाजार में प्रतिस्पर्धा, अर्थव्यवस्था के खुलने से भारतीय घरेलू उद्योगों को कड़ी वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप उनके उत्पादों की गुणवत्ता में भारी सुधार हुआ। जब कंपटीशन होता है तो क्वालिटी भी इंप्रूव होने की संभावना रहती है। उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष लाभ, उदारीकरण के कारण भारतीय बाजार में विविध विकल्पों की भरमार हो गई और प्रतिस्पर्धी कीमतों के कारण आम उपभोक्ताओं के जीवन स्तर में वृद्धि हुई। कृषि क्षेत्र का नकारात्मक प्रभाव, उदारीकरण के बाद कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचे पर सार्वजनिक निवेश में कमी आई, जिसके कारण औद्योगिक क्षेत्र की तुलना में कृषि विकास दर अपेक्षाकृत धीमी बनी रही। संरचनात्मक बेरोजगारी, वैश्वीकरण के कारण हथकरघा जैसे पारंपरिक उद्योगों को भारी नुकसान हुआ, जो नई मशीनरी से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके, जिससे कुछ क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ी। राजकोषीय अनुशासन, 1991 के बाद आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए सरकार ने राजकोषीय घाटे और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए बड़े उपाय किए हैं। निर्यात उन्मुख विकास, 1991 से पहले की आयात प्रतिस्थापन नीति के विपरीत अब भारत की नीतियां निर्यात उन्मुख विकास पर मजबूती से केंद्रित हैं। अब हम बात करेंगे औद्योगिक नीति में परिवर्तन और प्रभावों की। औद्योगिक नीति संकल्प 1948, स्वतंत्रता के ठीक बाद घोषित इस पहली औद्योगिक नीति ने स्पष्ट रूप से भारत को एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया। उद्योगों का प्रारंभिक वर्गीकरण, 1948 की नीति में उद्योगों को 4 श्रेणियों में बांटा गया, जिसमें हथियारों के निर्माण, परमाणु ऊर्जा और रेलवे का विशेष एकाधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास रखा गया। औद्योगिक नीति संकल्प 1956, इस नीति का मुख्य उद्देश्य समाज के समाजवादी पैटर्न को बढ़ावा देना था। इसके महत्व के कारण इसे भारत का आर्थिक संविधान भी कहा जाता है। कमांडिंग हाइट्स, 1956 की नीति महालनोबिस रणनीति पर आधारित में 17 प्रमुख उद्योगों को अनुसूची ए में रखकर राज्य के पूर्ण एकाधिकार के तहत अर्थव्यवस्था के कमांडिंग हाइट्स पर स्थापित किया गया। औद्योगिक नीति 1970, जनता पार्टी के सरकार द्वारा लाई गई इस नीति में बड़े और भारी उद्योगों के बजाय छोटे पैमाने के उद्योगों और रोजगार गहन कुटीर उद्योगों के विकास पर विशेष जोर दिया गया। औद्योगिक नीति 1980, इस नीति में 1956 की नीति के मूल तत्वों को वापस लाया गया और सीमेंट तथा एल्युमिनियम जैसे क्षेत्रों में कीमतों का आंशिक रूप से नियंत्रण मुक्त करना शुरू किया गया। नई औद्योगिक नीति 1991, 24 जुलाई 1991 को घोषित यह एक युगांतकारी नीति थी, जिसने औद्योगिक लाइसेंसिंग को कुछ विशिष्ट क्षेत्रों को छोड़कर पूरी तरह से समाप्त कर दिया। जैसे शराब, तंबाकू, खतरनाक रसायन की लाइसेंसिंग तो कंपलसरी थी, लेकिन और सब में समाप्त कर दी गई। सार्वजनिक क्षेत्र का अनारक्षण, 1991 की नीति के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या काफी घटा दी गया। वर्तमान में यह केवल परमाणु ऊर्जा और रेलवे संचालन तक सीमित है। एमआरटीपी अधिनियम में छूट, 1991 की नीति ने बड़ी कंपनियों के विस्तार पर रोक लगाने वाले एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक प्रथाएं अधिनियम की कठोर बाध्यताओं को काफी हद तक समाप्त कर दिया। विदेशी प्रौद्योगिकी समझौते, इस नीति के लागू होने के बाद उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में उन्नत विदेशी प्रौद्योगिकी फॉरेन टेक्नोलॉजी आयात करने के लिए स्वचालित मंजूरी का प्रावधान किया गया, ऑटोमेटिक अप्रूवल। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011, इस नीति का महत्वाकांक्षी लक्ष्य भारत के जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी को 25% तक बढ़ाना और 100 मिलियन नए रोजगार सृजित करना था। मेक इन इंडिया 2014 में शुरू की गई इस राष्ट्रव्यापी पहल का उद्देश्य भारत को एक वैश्विक डिजाइन और विनिर्माण हब में बदलना और विदेशी निवेश को आकर्षित करना है। उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन पीएलआई स्कीम, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और चीन जैसे देशों पर आयात निर्भरता को कम करने के लिए सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा जैसे क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजना लागू की। विनिवेश प्रक्रिया, 1956 की नीति में जिसे सार्वजनिक क्षेत्र को अर्थव्यवस्था को का सर्वेसर्वा माना गया। 1956 की नीति में जिस सार्वजनिक क्षेत्र को अर्थव्यवस्था का सर्वेसर्वा माना गया था, 1991 के बाद घाटे को कम करने के लिए उसमें तेजी से विनिवेश की प्रक्रिया शुरू की गई।
औद्योगिक गलियारे। भारत में वर्तमान में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए स्मार्ट सिटीज के साथ साथ मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी वाले अत्याधुनिक औद्योगिक गलियारों का निर्माण किया जा रहा है। अब हम बात करेंगे उद्योग का विकास, एसएमई, महारत्न और नवरत्न। सार्वजनिक उपक्रमों की पृष्ठभूमि। स्वतंत्रता के बाद देश में तीव्र औद्योगिकरण के लिए संचार, भारी उद्योग और ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में पीएसयूज की स्थापना की गई। नवरत्न योजना की शुरुआत। सार्वजनिक उपक्रमों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी और उन्हें लाल फीताशाही से मुक्त कर वित्तीय सहायता देने के लिए 1997 में नवरत्न योजना शुरू की गई। महारत्न का दर्जा। अत्यंत सफल और बड़े सार्वजनिक उपक्रमों को उनके निवेश निर्णयों में अधिक वित्तीय और प्रबंधकीय अधिकार देने के लिए 2010 में महारत्न श्रेणी का निर्माण किया गया। महारत्न कंपनियों की संख्या। 2024-25 के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल 14 महारत्न कंपनियां हैं, जिनमें हाल ही में 12 अक्टूबर 2024 को एचएएल को शामिल किया गया है। महारत्न का वित्तीय लाभ। एक महारत्न कंपनी सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी एक परियोजना या संयुक्त उद्यम में 5,000 करोड़ तक का भारी निवेश करने के लिए स्वतंत्र है। नवरत्न कंपनियों की संख्या। 2025 तक भारत में कुल 26 नवरत्न कंपनियां हो चुकी हैं, जिनमें आरवीएनएल और आईआरसीओएन जैसी महत्वपूर्ण रेलवे उपक्रम भी शामिल हैं। नवरत्न का वित्तीय लाभ। कोई भी नवरत्न कंपनी सरकार की अनुमति के बिना किसी एकल परियोजना में 1,000 करोड़ तक का निवेश करने की स्वतंत्रता रखती है। मिनी रत्न जैसे ऐसे पीएसयूज जो पिछले 3 वर्षों से लगातार मुनाफा कमा रहे हैं, उन्हें मिनी रत्न श्रेणी 1 और श्रेणी 2 का दर्जा दिया जाता है, जैसे एएआई, बीएसएनएल और कोचीन शिपयार्ड। अब तो ये सब घाटे में चल रहे हैं बीएसएनएल। एमएसएमई का महत्व। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम भारत के आर्थिक विकास, करोड़ों रोजगार सृजन और कुल निर्यात में रीढ़ की हड्डी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एमएसएमई की नई परिभाषा 2025-26 के अनुसार। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार एमएसएमईज को बड़े पैमाने पर काम करने में मदद करने के लिए उनकी निवेश और टर्नओवर सीमा को क्रमशः 2.5 गुना और 2 गुना बढ़ा दिया गया है। सूक्ष्म उद्योग, माइक्रो एंटरप्राइज। नई वर्गीकरण परिभाषा के तहत वे उद्योग जिनमें मशीनरी में निवेश 2.5 करोड़ तक और वार्षिक टर्नओवर 10 करोड़ तक है, सूक्ष्म उद्योग कहलाएंगे। लघु उद्योग नए मानदंडों के अनुसार 25 करोड़ तक के अधिकतम निवेश और 100 करोड़ तक के टर्नओवर वाले उद्यम लघु उद्यम माने जाएंगे। मध्यम उद्यम ऐसे उद्यम जिनमें निवेश 125 करोड़ तक और कुल वार्षिक टर्नओवर 500 करोड़ तक हो, वे अब मध्यम उद्यम की विस्तृत श्रेणी में आएंगे। पैन और जीएसटीएन का एकीकरण। वर्गीकरण के लिए एक ही पैन के तहत पंजीकृत सभी जीएसटीएन का समग्र निवेश और टर्नओवर एक साथ गिना जाता है, अलग अलग नहीं। स्टार्टअप के लिए फंड। बजट 2025-26 में नए उद्यमियों और इनोवेटर्स को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 10,000 करोड़ के एक नए फंड ऑफ फंड्स की घोषणा की गई है। स्टैंड अप इंडिया का प्रभाव। बजट 2025-26 में महिलाओं, अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के 5 लाख पहली बार के उद्यमियों को व्यवसाय के लिए 2 करोड़ तक का टर्म लोन देने की योजना घोषित की गई। अब हम बात करेंगे भारत में व्यापार और वाणिज्य, ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया। भारत का विदेशी व्यापार विस्तार। 2024-25 के डेटा के अनुसार भारत अपनी मजबूत विनिर्माण और सेवा क्षमताओं के बल पर लगभग 192 देशों को 7500 से अधिक विभिन्न वस्तुओं का निर्यात करता है। शीर्ष निर्यात गंतव्य। भारत के कुल निर्यात का सबसे बड़ा हिस्सा संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए को जाता है, जो कुल वस्तु निर्यात का लगभग 17.73% है, लगभग 76 बिलियन। शीर्ष 5 निर्यात भागीदार 2024-25 में भारत के सबसे बड़े निर्यात भागीदार क्रमशः अमेरिका, यूएई, नीदरलैंड, ब्रिटेन और चीन है। शीर्ष निर्यात वस्तुएं कौन सी हैं? निर्यातित। भारत से निर्यात होने वाले सबसे मूल्यवान वस्तुएं रिफाइंड पेट्रोलियम, टेलीफोन, स्मार्टफोन, पैक की गई दवाइयां, हीरे और आभूषण हैं। शीर्ष निर्यात आयात स्रोत कौन से हैं? भारत अपनी घरेलू विनिर्माण जरूरतों के लिए अपने कुल आयात का सबसे बड़ा हिस्सा 15.06% 103.78 बिलियन चीन से खरीदता है। शीर्ष 5 आयात स्रोत चीन के बाद क्रमशः रूस, यूएई, संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब भारत के लिए शीर्ष 5 प्रमुख आयात स्रोत हैं। शीर्ष आयातित वस्तुएं कौन सी हैं? तो सबसे बड़ी आयातित वस्तु भारत में कच्चा पेट्रोलियम है, जिसको क्रूड ऑयल कहते हैं, फिर सोना है,
फिर मोती कीमती पत्थर है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है और मशीनरी है। व्यापार घाटा क्या होता है? जब किसी देश का आयात उसके निर्यात से बहुत अधिक हो जाता है तो उसे व्यापार घाटा कहा जाता है। भारत का चीन और रूस के साथ सबसे बड़ा व्यापार घाटा है। व्यापार अधिशेष, इसके विपरीत भारत का संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड और बांग्लादेश के साथ अनुकूल व्यापार संतुलन यानी व्यापार अधिशेष बना हुआ है। सेवा व्यापार क्या है? वस्तु व्यापार में भले ही भारत बड़े घाटे में हो, लेकिन आईटी और सॉफ्टवेयर निर्यात के कारण सेवा व्यापार में भारत हमेशा बड़े अधिशेष की स्थिति में रहता है। रूस से आयात में भारी वृद्धि, हाल के वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद सस्ती दरों पर कच्चे तेल की खरीद के कारण रूस भारत का दूसरा सबसे बड़ा आयात भागीदार बन गया है, 9.10%। दक्षिण कोरिया के साथ व्यापार, पूर्वी एशिया में दक्षिण कोरिया के साथ व्यापार में इंजीनियरिंग सामान, पेट्रोलियम उत्पाद और रसायनों का हिस्सा कुल निर्यात का 70% से अधिक है। पेट्रोलियम और आभूषण का वर्चस्व, खनिज ईंधन और सोना भारत के विदेशी व्यापार के सबसे बड़े घटक हैं, जो आयात और रिफाइनरिंग, आभूषण निर्माण के बाद निर्यात दोनों में पूरी तरह हावी हैं। निर्यात में सकारात्मक वृद्धि, वाणिज्य मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2026 में भारत का कुल निर्यात वस्तु और सेवाएं लगभग 80.45 बिलियन आंका गया है, जिससे पिछले वर्ष की तुलना में 13.17% की वृद्धि दर्ज की गई है। हांगकांग एक रणनीतिक प्रवेश द्वार, हांगकांग के माध्यम से भारत लगभग 6.07 बिलियन का व्यापार करता है, जो पूर्वी एशियाई देशों में भारतीय उत्पादों के प्रवेश के लिए एक प्रमुख प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। अब हम बात करेंगे अवसंरचना क्षेत्र की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, रोड, रेलवे, पोर्ट्स और पावर की। अर्थव्यवस्था का मुख्य चालक, भारत के 2025 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने में बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे महत्वपूर्ण धुरी माना गया है। सड़क नेटवर्क, भारत एक सड़क नेटवर्क दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है, जो मार्च 2025 के आंकड़ों के अनुसार कुल 63 लाख किलोमीटर से अधिक हो चुका है। राष्ट्रीय राजमार्ग, भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 2013-14 के 91,287 किलोमीटर से बढ़कर 2025 तक 1,46,204 किलोमीटर, लगभग 60% की वृद्धि दर्ज की गई है। हाई स्पीड कॉरिडोर, कुल माल ढुलाई और यात्रा के समय को कम करने के लिए भारत हाई स्पीड कॉरिडोर की लंबाई 2014 के मात्र 550 किलोमीटर से बढ़कर 2025 तक 5,364 किलोमीटर हो गई है। हवाई अड्डे, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है। देश में चालू हवाई अड्डों की संख्या 2014 के 74 से बढ़कर 2025 में 164 हो गई है। देखिए, आपको लगेगा कि बहुत सारे हवाई अड्डे बन रहे हैं, सारे हवाई अड्डों पर लगातार उड़ानें नहीं चलेंगी, लेकिन अभी नहीं चल रही हैं, पर भविष्य में चलेंगी, यकीन मानकर रखिए। आज इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है तो कल उस पर प्लेन भी दौड़ेंगे और यात्री भी होंगे। उड़ान योजना, टीयर 2 और टीयर 3 शहरों को सस्ते हवाई संपर्क से जोड़ने के लिए उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना सफल रही। बजट में 10 वर्षों में 120 नए हवाई अड्डों को जोड़ने का लक्ष्य है। बंदरगाह की अगर बात की जाए तो भारत में 12 प्रमुख बंदरगाह हैं। सागरमाला परियोजना का उद्देश्य इन बंदरगाहों का आधुनिकीकरण और कर देश में पोर्ट आधारित विकास को बढ़ावा देना है। कांडला बंदरगाह, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, कांडला, गुजरात, वित्तीय वर्ष 2025-26 में 100 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो हैंडलिंग तक पहुंचने वाला भारत का सबसे तेज प्रमुख बंदरगाह बन गया है। मुंबई और जेएनपीए पोर्ट, मुंबई बंदरगाह ने 2024 में सर्वाधिक 68.52 एमएमटी कार्गो संभाला, जबकि जेएनपीए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला कंटेनर बंदरगाह है। रेलवे जोन की अगर बात की जाए तो भारतीय रेलवे को संगठनात्मक और प्रशासनिक रूप से 18 जोनों और 68 डिवीजनों में बांटा गया है। 18वां नवीनतम जोन दक्षिण तट रेलवे है, जिसका मुख्यालय विशाखापत्तनम में है। रेलवे का आधुनिकीकरण निवेश, रेलवे के बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने, पटरियों के 100% विद्युतीकरण और हाई स्पीड ट्रेन के लिए 2030 तक 5,40,000 करोड़ के निवेश की योजना है। रणनीतिक रेल परियोजनाएं, सैन्य रसद और नागरिक आपूर्ति को मजबूत करने के लिए भारत पूर्वोत्तर में चीन सीमा के पास 3.4 बिलियन की लागत से 500 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन का निर्माण कर रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, माल ढुलाई की लागत और समय कम करने के लिए रेलवे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना रहा है, जिस पर 400 से अधिक मालगाड़ियां प्रतिदिन उच्च गति से चल रही हैं।
वंदे भारत एक्सप्रेस। भारतीय रेलवे सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों का संचालन कर रहा है और जल्द ही लंबी दूरी की यात्रा के लिए स्लीपर वंदे भारत ट्रेनों भी शुरू होने वाली तो हो गई है इन शुरू हो गई है स्लीपर वंदे भारत। अमृत भारत स्टेशन योजना। तो भारत की पहली जो स्लीपर वंदे भारत ट्रेन है ये कोलकाता के पास हावड़ा को गुवाहाटी के कामाख्या जंक्शन से जोड़ेगी। 17 जनवरी को यह शुरू हुई है। अमृत भारत स्टेशन योजना रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने और वहां एयरपोर्ट जैसी विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित करने के लिए देश भर में 1300 से अधिक स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत अपनी कुल स्थापित बिजली क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ा रहा है, जो 40% 140 किलोवाट गीगावाट से अधिक तक पहुंच गई है। सौर ऊर्जा में ऐतिहासिक वृद्धि। भारत की सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता जनवरी 2025 में 100 गीगावाट को पार कर गई है और नवंबर 2025 तक 132.85 गीगावाट के विशाल आंकड़े तक पहुंच गई है। कुसुम योजना पीएम कुसुम किसानों को सिंचाई के लिए डीजल पंपों पर निर्भरता से मुक्त करने के लिए 2025 तक 13.13 लाख कृषि पंपों का सौरकरण किया जा चुका है। तापीय ऊर्जा तेजी से बढ़ती औद्योगिक और घरेलू ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए बेस लोड के रूप में भारत आज भी अपनी 56.8% बिजली कोयला आधारित तापीय ऊर्जा से प्राप्त करता है। सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी भारत की बिजली क्षेत्र की मुख्य चुनौती अब उत्पादन क्षमता की कमी नहीं बल्कि कोयला संयंत्रों के संचालन में लचीलापन और बैटरी ऊर्जा भंडारण का विस्तार करना है। पीएम गति शक्ति 2021 में शुरू किया गया यह राष्ट्रीय मास्टर प्लान विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं सड़क रेलवे बंदरगाह को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाता है ताकि योजना में देरी ना हो। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क परिवहन के विभिन्न साधनों रेल सड़क जल को एक साथ जोड़कर ढुलाई लागत को कम करने के लिए देश भर में 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किए जा रहे हैं। कवच प्रणाली एक ही पटरी पर ट्रेनों को टक्कर रोकने और लोको पायलट की मदद के लिए कवच स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। पवन ऊर्जा सौर ऊर्जा के साथ साथ भारत पवन ऊर्जा क्षमता को विस्तार पर भी जोर दे रहा है, जिसकी स्थापित क्षमता 2026 की शुरुआत तक 54,650 मेगावाट को पार कर गई है। सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल अवसंरचना परियोजनाओं में भारी निवेश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत सरकार हवाई अड्डों बंदरगाहों और राजमार्गों के निर्माण में पीपीपी के मॉडल को दृढ़ता से अपना रही है। तो ये रहे आपके 200 से अधिक आपके महत्वपूर्ण वन लाइनर्स जो आपको एक रूपरेखा दे रहे हैं कि आपका सिलेबस क्या है, आपके सिलेबस में क्या क्या है, आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इतना आपको पढ़ के पूरा पेपर आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आपको और भी एक्स्ट्रा पढ़ना है और बहुत सारा पढ़ना है, तभी आपका पेपर कंप्लीट होगा और धीरे धीरे मैं आपको पूरा करवाऊंगा, है ना। ये एक शुरुआत है अर्थव्यवस्था की, एक टॉपिक को पूरा समाहित करने की कोशिश की गई है कि किस प्रकार के कितने टॉपिक आपको पढ़ने हैं अर्थव्यवस्था में, उन सबको आज मैं लेकर आया था। धीरे धीरे मैं इनके डीप में जाऊंगा और आपका जो परीक्षा में कंटेंट आएगा वो सारा अगले 3-4 वीडियो लेकर आऊंगा अर्थव्यवस्था के, उनमें पूरी तरीके से कंप्लीट करवा दूंगा। उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में। रही बात आपकी पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर आप मैसेज करके पीडीएफ हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।